चलो जी, पहला क्वेश्चन है आप लोगों से ही संबंधित है, जिसमें आप शायद एज एन अग्निवीर भी काम करोगे। आप लोगों को बॉर्डर पे नहीं भेजा जाएगा सीधे। आर्मी का मतलब कभी ऐसा नहीं होता कि इट्स मेन टू बी अ बॉर्डर, बट इट्स अ सिक्योरिटी फोर्स, है ना। तो टेरिटोरियल आर्मी से पहले तो मैं बता दूं, दिस इज द डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर आर्मी। जो हमारी आर्मी है उससे डिफरेंट होता है। क्या होता है टेरिटोरियल? कोई अंदाजा? कोई? हाँ मतलब ऐसे लगा सकते हो जैसे कि बेटा तुम्हें क्या लगता है कि हमारे यहाँ जैसे फ्लड आया और वहां से आर्मी पर्सनल बुलाए गए, तो क्या लगता है बॉर्डर पे से आते होंगे? नहीं ना। एक ऐसी आर्मी जो कि ऐसे टाइम पे काम कर सके, उन्हें कम समय के लिए रिक्रूट किया जाता होगा, कम समय के लिए किया जाता है। जैसे कि अब हमारा अग्निवीर वाला कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। तो टेरिटोरियल आर्मी कौन सी आर्मी होती है? वो आर्मी जो हमारी नेचुरल कैलामिटीज, जैसे कहीं पे भूकंप आ गया, कहीं कोई बाढ़ आ गई, वहां पे जो राहत कार्य के लिए किसे बुलाया जाता है? नॉर्मल पर्सन तो जाएंगे नहीं बेटा, जो ट्रेन होते हैं उन्हीं को भेजा जाता है वहां पे। अब नॉर्मल बंदे को तो तैरना ही नहीं आता। अब आर्मी वाले पर्सनल को सब कुछ सिखाया जाता है, तैरना भी है। और हाँ, और जो मुसीबत के टाइम पे उसे कहाँ कहाँ काम करना है, सारी चीजें उसे आनी चाहिए, ठीक है। तो वो उन ऑपरेशन के लिए, जैसे कि प्राकृतिक कोई आपदा आ गई, बाढ़, भूकंप, सुनामी, कुछ भी आ गया ऐसी जगह पर, या कहीं पे सिविल रिबेलियन हो गया, जैसे कि अभी यहाँ पे कोई रायट होने लगे, तो आर्मी को बॉर्डर से नहीं बुलाते, वो वहीं पर है। जो एक्स्ट्रा आर्मी हमने रखी हुई है, जैसे टेरिटोरियल आर्मी के नाम से जाना जाता है, उन पर्सनल को वहां पे रिक्रूट किया जाएगा। उन्हें जैसे कि कहते हैं ना कि वो आ गए, पीएससी तैनात कर रखी है, ये कर रखी है, वो सब टेरिटोरियल आर्मी में ही आती है, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा कोई अनसर्टेन कोई वो हो जाए इंसिडेंट, उस घटना के लिए, उसकी रोकथाम के लिए उस आर्मी को बुलाया जाता है, तो उसे कहते हैं टेरिटोरियल आर्मी। और टेरिटोरियल आर्मी डे जो है ये भी 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, और मोटो इसका है सावधानी व शूरता। सावधानी और शूरता, ठीक है। दोनों से तुम्हें मतलब इसका पता है टेरिटोरियल आर्मी क्या होता है। अब इसका मैं कुछ कुछ चीजें बता देती हूँ कि हमारी टेरिटोरियल आर्मी किस किस में है। ये एक्टिव है बेटा, वो 1949 से बनी हुई है। और इसका है ब्रांच, इसकी इंडियन आर्मी की ब्रांच है। हाँ, और इसकी एंगेजमेंट बहुत वार्स में रही है, जैसे कि बेटा 1962 के इंडिया चाइना वॉर में रही, 1965 में इंडो पाक वॉर में भी रही है, 1971 में इंडो पाकिस्तानी वॉर में रही है, और बहुत सारे ऑपरेशन भी इसने करवाए हैं। तो उसमें हमने टेरिटोरियल आर्मी की भी अहम भूमिका रही, इनको भी हम रखते हैं, ठीक है। ये एक आर्मी रहती है जो अंदर, ऐसे कह लो कि ये तो रहेगी अंदर, और बॉर्डर वाली रहती है अलग बॉर्डर पे, ठीक है। तो ये है विश्व ये टेरिटोरियल आर्मी डे 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका मोटो है सावधानी व शूरता, और इसके हेडक्वार्टर अलग अलग है। जैसे कि मेरठ कैंट में तुमने देखे, मेरठ में भी है एक आर्मी का बेस है, कुछ बटालियंस यहाँ मोदी नगर में भी है। तो ये बटालियंस में से जो कुछ रिक्रूट होते हैं परमानेंट कमीशन के लिए, वो सीधे हो जाते हैं आर्मी में, बॉर्डर वाले में। और जो नॉन कमीशन होते हैं या कमीशन होते हैं, वो रिक्रूट होते हैं इन्हीं जगहों पर, जो अंदर का देखते हैं। हाँ, सबसे, हाँ, सबसे इजीएस्ट, क्योंकि बेटा अगर तुम एयरफोर्स का कहने लगो, एनडीए के थ्रू जाते हैं एयरफोर्स में, और एयरफोर्स में कंपलसरी है, जो एयरफोर्स के लिए मैं बता रही हूँ, बाकियों के लिए तो मुझे नहीं मालूम कि नेवी और एयरफोर्स के लिए तुम्हारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए। वो यही प्रॉब्लम थी सभी के साथ जिनको देना था, इंक्लूडिंग भी, मुझे भी देना था, मेरे पास बायो था। कभी सोचा था कि कभी देंगे, एनडीए एयरफोर्स में जाएंगे, बट वो फिर बायो मिला। अगर जॉब की बात करें, एनडीए में, नेशनल डिफेंस एकेडमी में दोनों तरह की ट्रेनिंग होती है बेटा। कुछ बड़े लेवल पे आर्मी की भी होती है, लेकिन मेन जो ब्रांच है ये एयरफोर्स और नेवी की होती है। तो आप या तो पायलट वगैरह बनने के लिए जाओगे, एयरफोर्स की ट्रेनिंग होगी। तो जिनका
जो इस कैटेगरी में नहीं आते, जैसे कि पायलट, अदर देन पायलट और अदर देन नेवी, जो इस कैटेगरी में नहीं आते उसकी एलिजिबिलिटी देखना है एक बार, या मैं ही चेक करके तुमको बता दूंगी, ठीक है। तो होता है जो कि अपार्ट फ्रॉम दिस, जो ये एलिजिबिलिटी है ना पीसीएम वाली, इसके अलावा भी कुछ सर्विसेज है जिनमें होता है, ठीक है। मेरे ख्याल से सीडीएस है, चीफ डिफेंस स्टाफ करके कुछ है, वो भी अच्छा है काफी, तो उसे देखना एक बार। वर्ल्ड पोस्ट डे, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? बेटा ये भी 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व डाक दिवस पता ही है तुम्हें, हमारे यहाँ पे नहीं था, हमारे यहाँ पे पहले से क्या है, कैसे भेजते थे चिट्ठियां, कबूतर से। तो ऐसे होता, कबूतर को तो जासूस की तरह यूज करते थे एक तरह से, कि बहुत सर्क्यूमस्टेंसेस वो हो गए। मेनली कैसे भेजा जाता था, या तो किसी पर्सन को भेजते थे पैदल पैदल उस जगह तक, या फिर घोड़े आ गए अरब में, अरब से हमारे यहाँ, खैर घोड़े तो थे हमारे यहाँ, पर हम वहां से करते थे एक्सपोर्ट, इंपोर्ट करते थे अरब से, वहां के घोड़े, घोड़ों के थ्रू जाता था कारवन वगैरह, चिट्ठियां ऐसे जाती थी, जैसे कोई जाता था तो कहते थे कि उस पर्सन को वहां चिट्ठी दे आओ, तो ऐसे होता था। लेकिन जो पोस्टल सिस्टम था, पोस्टल सिस्टम क्या कि एक पोस्टल सिस्टम होगा, वहां पे आप अपनी चिट्ठियां जमा कर दो और वो अलग अलग एड्रेस पे पहुंचाएंगी। ये पहली बार शुरू हुआ था बेटा स्विट्जरलैंड में, और ये सिस्टम है ये 1874 में स्टार्ट हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल सिस्टम। ये स्विट्जरलैंड में हुआ था, बर्न वहां की जो कैपिटल है, वहां से ये स्टार्ट हुआ था। और फिर जापान में कांग्रेस हुई थी, यूपीयू कांग्रेस, जो कि 1969 में हुई थी, जब से 9 अक्टूबर को ये मनाया जाता है वर्ल्ड पोस्टल डे। अब तो खैर पोस्टल ही रह गया, लेकिन अभी भी बेटा कुछ चीजें हमारे यहाँ पोस्ट से ही भेजी जाती है, ये पता है ना तुम्हें। पोस्ट से, जैसे कि तुमने कहीं अप्लाई कर दिया ऐसी जगह पे जहाँ पे अभी भी पोस्ट यूज हो रही है, तो कुछ पोस्ट से ही आती है। जैसे कि अब तो सब सब शायद सब चीजें ऑनलाइन हो गई ना, हमारे टाइम मतलब हम जब कर रहे थे, चलो तो कहाँ थे हम, हाँ, पोस्टल डे। तो अभी भी पोस्ट के यूज मतलब पोस्ट के थ्रू ही बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि किसी को अगर डॉक्यूमेंट भेजने हैं तो वो पोस्ट के थ्रू ही आप लोगों को भेजेंगे, ठीक है। तो पोस्ट अभी भी हमारे यहाँ पे है, इंडिया में तो पोस्टल सिस्टम है। हाँ, राखी भेजना है ये सब, तो पोस्ट अभी भी है, क्योंकि बेटा जो फिजिकल चीजें हैं वो आप फोन से नहीं भेज सकते, ठीक है। जैसे कि कोई मान लो किसी को कुछ गिफ्ट भिजवाना है तो वो भी तो बाय पोस्ट ही आ रहे हैं अब, तो पोस्ट का अभी भी हमारे यहाँ महत्व है। तो ये याद रखना 9 अक्टूबर को है। हाल ही में किसने मियूरा 1 रॉकेट लॉन्च किया है? बेटा देखो, स्पेन ने मियूरा 1 रॉकेट वो किया है लॉन्च, और इसका फीचर क्या है, ये रीयूजेबल रॉकेट है। एक बार जब रॉकेट लॉन्च हो जाते हैं तो वो यूजुअली क्या होते हैं, उनको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते, जो रॉकेट होता है उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। लेकिन जो ये है म्यूरा 1 रॉकेट, इसको आप रीयूज कर सकते हैं, ये स्पेन ने हाल ही में लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और तुमने सुना भी होगा, हाल ही में चर्चित ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किस विवाद से संबंधित है? तुमने सुना है इजराइल फिलिस्तीन विवाद, अल अक्सा फ्लड, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, इजराइल फिलिस्तीन में ये विवाद छिड़ गया है, फिर से मतलब फिर से यहाँ पर जंग छिड़ गई है, एक तरह से युद्ध हो रहा है इनका आपस में। तो इजराइल फिलिस्तीन विवाद जो है ये बेटा बहुत टाइम पहले का है, ऑटोमन एम्पायर के बाद का है, जब ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स हो गया था, और जो इजराइल है ये, इसको ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर रखा था, इसमें जूइश पॉपुलेशन रहती है, और जो फिलिस्तीन की जो पॉपुलेशन मतलब इजराइल और ये यहाँ पर जो इस्लामिक पॉपुलेशन अरब्स जो रहते हैं वो रहने लगे थे। एंड आफ्टर दैट प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गई थी कि जोइश और फिलिस्तीनियन इनमें आपस में झगड़ा रहता था, ठीक है। हिस्ट्री इनकी बहुत लंबी है, हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ज्यादा कोई ऑथेंटिक नहीं है, बस तुम्हें याद रखना है कि ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड इजराइल फिलिस्तीन से संबंधित है, और अभी अभी वहां पर युद्ध छिड़ा हुआ है, और उसमें बहुत सारे इजरायली और दूसरी तरफ फिलिस्तीनियंस की मौत हो गई है, ठीक है।
इसे याद रखेंगे कि ऑपरेशन अलग से किससे संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में रिलायंस जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। बेटा जियो मार्ट क्या है, मुझे नहीं पता। जियो मार्ट किसे कहते हैं? मार्ट, अच्छा, मतलब इट्स टाइप ऑफ मार्केट, है ना। ठीक है, तो इस जियो मार्ट का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ये महेंद्र सिंह धोनी को बनाया है, रिलायंस जियो मार्ट का। ठीक है, मुझे तो बस रिलायंस जियो से सिम कार्ड पता है। ठीक है, पहले रिलायंस के सिम कार्ड थे, फिर जियो के सिम कार्ड आए, रिलायंस का भी होता था ना पहले सिम कार्ड। हाँ, तो रिलायंस जियो मार्ट का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो महेंद्र सिंह धोनी को बनाया है। एआईबीडी एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष किसे चुना गया। बेटा एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष जो है इस बार भारत को चुना गया है। और ये है क्या, थोड़ा सा ब्रीफ में बता दे रही हूँ बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम। एआईबीडी जो है ये 1977 यानी 1977 में इसकी स्थापना हुई थी एआईबीडी की। और एआईबीडी बेसिकली करता क्या है, ठीक है बेटा, प्रसार भारती, हमारा जो इंडिया का प्रसार भारती है ये और एआईबीडी मिलके काम करते हैं। और इसका अध्यक्ष और फाउंडिंग जो मेंबर है वो भारत है। फाउंडेशन इसका हुआ था यूनेस्को के ऑस्पाइसेस, मतलब यूनेस्को के साथ मिलके हुआ था इसका फाउंडेशन, यूनेस्को के थ्रू करवाया गया था एआईबीडी का फाउंडेशन। और ये बॉडी है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग से तुम समझ जाओ कि न्यूज वगैरह ब्रॉडकास्ट करते हैं और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करने का जो काम करते हैं उनको कहते हैं। और एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग का इस बार का जो अध्यक्ष है वो भारत को चुना गया है। नेक्स्ट है 91 या 91 या 91वां स्थापना दिवस इंडियन एयरफोर्स का कहाँ मनाया गया। तो बेटा स्थापना दिवस जो है ये प्रयागराज में मनाया गया है इंडियन एयरफोर्स को। तुमको पता ही है कि स्थापना दिवस अभी 8 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो हिंडन पे जो एयरबेस है वहां तो इसकी बेटा एक तरह से शोकेस होता है, और जो प्रयागराज में है ये मनाया गया है 8 अक्टूबर को। ठीक है, और ये मैंने बताया था 8 अक्टूबर 1932 को एयरफोर्स जिसका नाम था रॉयल इंडियन एयरफोर्स वो स्थापना हुई थी, और उसके बाद इसका नाम बदल करके इंडियन फोर्स कर दिया गया था। और पहली बार इनके जो कैप्टन हैं, ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी, इन्होंने इसे एक तरह से ऑर्गेनाइज करवाया है। शैलजा धामी फर्स्ट टाइम विमेन कैप्टन जो है एयरफोर्स में, विमेन ग्रुप की कैप्टन जो है उन्होंने ये, हाँ उन्होंने ये लेड किया है। ठीक है, इस बार जो लीडर रही है वो शैलजा धामी रही है, जो प्रयागराज में ये फाउंडेशन डे मनाया गया। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना ये किससे संबंधित है। ये बेटा असम से संबंधित है। असम के जो मुख्यमंत्री है, असम के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है हेमंत सोरेन, नहीं हेमंत बिस्वा करके नाम है, उनका नाम याद नहीं आ रहा, हेमंत बिस्वा। ठीक है, वहां के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा हैं, और इन्होंने ये मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना लॉन्च की है। लोक सेवक आरोग्य योजना जो है ये मेडिकल बिल से संबंधित है। ठीक है, जिस तरह से हमारी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है सेम ऐसे ही लोक सेवक आरोग्य योजना है। नेक्स्ट है 24वीं केंद्रीय जोनल काउंसिल की मीटिंग कहाँ पर हुई है। ये उत्तराखंड में हुई है, और मैंने बताया ही है कि हमारे यहाँ पे जोनल काउंसिल है, नॉर्थ काउंसिल, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कह लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और सेंट्रल। अभी नॉर्थ की काउंसिल हुई थी पंजाब में, और सेंट्रल की जो काउंसिल की बैठक हुई है वो अभी उत्तराखंड में हुई है।
नेक्स्ट है भारत का प्रथम ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट कहाँ स्थित है? ये शोर टेम्पल तमिलनाडु में स्थित है। भारत में प्रथम ग्रीन आर्कियोलॉजिकल साइट बनाई गई है। ग्रीन आर्कियोलॉजिकल साइट मतलब शोर टेम्पल मैंने बताया था तुम्हें कि जो पल्लव डायनेस्टी के थे नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट और नरसिम्हा वर्मन सेकंड, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने बनवाया था शोर टेम्पल। ठीक है, शोर टेम्पल मतलब शोर मतलब किनारा। तो ये जो तमिलनाडु है महाबलीपुरम में किनारे पे है, मतलब इसके आगे तुम्हें क्या दिखाई देगा? समुद्र दिखाई देगा। ठीक है, तो ये शोर टेम्पल है, बिल्कुल शोर पर लोकेटेड है और ये पल्लव डायनेस्टी का बहुत अद्भुत क्रिएशन है ये जो मंदिर है। ठीक है, हाँ, और बहुत सुंदर है। तुम देखे ना, देखने के बाद तुम्हारा वहां से आने का मन नहीं करेगा, वहीं बैठे रहो शोर पे। शोर टेम्पल तमिलनाडु में। ठीक है, और ये यूनेस्को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, ये जो शोर टेम्पल है मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्योंकि तुम सोचो बेटा, आज के टाइम में हम टेक्नोलॉजी से कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन जिस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी उस समय ऐसी चीजें ऐसे क्रिएशन बनते हैं तो वो अपने आप में ही हमारे लिए हेरिटेज है। तो इसलिए इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट शोर टेम्पल को टैग मिला हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया, इसे याद रखना। सारे डेज वगैरह देखो, डेज तो आते ही आते हैं।